और गुड इवनिंग मेरे प्यारे शेर शेरनियों। तो स्वागत है फिर से यूपी बीआरएमपी राजस्थान बोर्ड के बहुत ही शानदार से जबरदस्त से सेशन में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के भौतिक विज्ञान में चैप्टर नंबर 2 का वैद्युत स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का लेक्चर नंबर 5। आज जानेंगे वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा तथा इलेक्ट्रॉन वोल्ट चालक अचालक अर्धचालक तथा वैद्युत पदार्थ इन सबके बारे में डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और चूक मत जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो एकदम शानदार जबरदस्त तरीके से बने रहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक होमवर्क में दिया था कि वैद्युत क्षेत्र के विपरीत वैद्युत द्विध्रुव को 180 डिग्री कोण से घुमाने में कुल कार्य कितना होगा। मतलब कि हम जानते हैं कि W बराबर होता है PE इंटू 1 माइनस कास थीटा, हमारा कार्य का फार्मूला होता है। तो कह रहा है 180 डिग्री घुमाना है, तो थीटा का मान 180 डिग्री हो गया। तो थीटा का मान क्या हो गया हमारा 180 डिग्री हो गया। कास 180 डिग्री का मान होता है -1, तो -1 होता है। तो हम यहाँ -1 रखेंगे तो हो जाएगा +1, यानी PE इंटू 1 + 1, यानी हो जाएगा यहाँ पर 2PE। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो हमें उम्मीद है आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो ऐसे ही शानदार तरीके से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो आइए बढ़ते हैं मेन टॉपिक की तरफ। तो कह रहा वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। कोई वैद्युत क्षेत्र है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड, मतलब वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो सबसे पहले हम एक समान वैद्युत क्षेत्र देखते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र में हमारा अनंत से क्या कर रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा जो होती है, जो हमारा वैद्युत क्षेत्र में जो वैद्युत द्विध्रुव होती है उसकी स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो अनंत से क्या करते हैं, किसी वस्तु को क्या कर रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाया गया। तो अब यहाँ पर अनंत पर कोई क्या है, हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव है, एक हमारा वैद्युत द्विध्रुव है। उसको क्या कर रहे हैं, हम वैद्युत क्षेत्र के भीतर ला रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, इसे वैद्युत क्षेत्र के भीतर ला रहे हैं। एक सेकेंड, वैद्युत क्षेत्र के भीतर। तो हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव को हमने क्या किया, वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाया। तो हम क्या कर रहे हैं, अनंत से क्या कर रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र के भीतर ला रहे हैं इसको। हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव है -Q + Q, या क्या है, अनंत पर स्थित है। तो अनंत से क्या कर रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र में ये हमारा क्या, एक समान वैद्युत क्षेत्र, ये हमारा क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, या हमने क्या किया, एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र है। तो वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो किया गया कार्य होता है वह क्या कहलाता है, स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। कि ये द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो अभी लिखेंगे तब आपको क्लियर होगा। अभी डिफिनीशन लिखेंगे। यहाँ पर लगेगा बल F, लाने में क्या रहा है, F बल से हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा -Q और ये हमारा +Q। तो हम F बल से ला रहे हैं, इनके बीच की दूरी क्या है, 2L दूरी हमने क्या किया, विस्थापित। ये विस्थापन क्या 2L है। तब अब आइए बढ़ते हैं डिफिनीशन की तरफ, आपको समझ में तब आएगा। तो आइए लिखते हैं डिफिनीशन सबसे पहले, उसके बाद हम पोस्टमार्टम करेंगे। तो लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा
स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है, उस कार्य के बराबर होती है, उस कार्य के बराबर होती है जो वैद्युत द्विध्रुव को, जो वैद्युत द्विध्रुव को, जो वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया जाता है। तो कह रहा है वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो वैद्युत द्विध्रुव को क्या कर रहा है, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया जाता है, क्षेत्र के भीतर लाने में किया जाता है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया जाता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे। अब वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से क्या करें, वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य कितना होगा। तो वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य, भीतर लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य बराबर हो जाएगा क्या, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन W बराबर क्या, बल कितना लग रहा है, -Q इंटू ई, और विस्थापन कितना है 2L। तो हमारा W बराबर हो जाएगा -Q इंटू 2L इंटू ई। तो हमारा W बराबर हो जाएगा -P इंटू ई, तो -P इंटू ई। तो अब हम लिखेंगे क्या कि यह कार्य कि क्या है, वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर वैद्युत द्विध्रुव की क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। तो लिख सकते हैं कि यह कार्य, जो कार्य है, यह कार्य ही क्या है, यह कार्य ही वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा, मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर ही तो है। तो क्या हो रहा है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के क्या है, ये समांतर ही तो है, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा के क्या है, समांतर ही तो है। तो लिखते हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर स्थित वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा,
स्थितिज ऊर्जा U0 है। स्थितिज ऊर्जा क्या U0 है, तो अतः हम लिख सकते हैं कि U0 बराबर माइनस P इंटू ई। इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव अस्थायी संतुलन में होता है। जो यह स्थिति है इसमें क्या होगा, इस स्थिति में क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव अस्थायी संतुलन में होता है। तो लिख सकते हैं इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव अस्थायी संतुलन में होता है। क्योंकि क्या है, वैद्युत क्षेत्र क्या है, समांतर है, तो क्या होगा, यह संतुलन में रहेगा ही। ये क्या करेंगे, उसको थीटा कोण घुमा देंगे तो क्या होगा, वह उसका संतुलन तो कुछ बिगड़ेगा ही ना। तब ऊपर खींचने का या नीचे खींचने का, जब क्या होता है ऐसे वैद्युत क्षेत्र के ऐसे हो जाएगा लंब थीटा कोण पर, तो या तो एक बल इधर लगेगा एक बल इधर लगेगा, इसको इधर घुमाने की कोशिश करेगा, इसको इधर घुमाने की कोशिश करेगा, तो यह समांतर है। तो लिख सकते हैं कि इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव अस्थायी संतुलन में होता है। अस्थायी संतुलन में होता है। क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, अस्थायी संतुलन में होता है। तो लिख सकते हैं यदि वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण पर घुमा दिया जाए, थीटा कोण घुमा दिया जाए तो वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U0 बराबर हो जाएगा, मतलब थीटा डिग्री पर है ना, तो U थीटा बराबर हो जाएगा। पहले तो U0 था और थीटा डिग्री घुमा दिया तो कुछ कार्य तो करेगा ना, थीटा डिग्री घुमाने में कुछ कार्य होगा, वो क्या होगा, टोटल थीटा डिग्री घुमाने पर इसी ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं U थीटा बराबर हो जाएगा U0 का मान माइनस PE प्लस W का मान क्या है हमारा PE 1 माइनस cos थीटा होता है, थीटा डिग्री घुमाने में किया गया कार्य। तो हमारा यहाँ से U थीटा बराबर हो जाएगा कितना, माइनस PE प्लस PE और माइनस PE cos थीटा। तो P से P कट गया और ये थीटा बराबर हमारा निकल के आ गया, U थीटा बराबर हमारा निकल के आ गया, ज़्यादा बड़ा नहीं हो जा रहा, इसे यहाँ से हो जाएगा U थीटा बराबर माइनस P cos थीटा माइनस PE cos थीटा। तो ये हमारा फार्मूला बनकर निकल कर आ गया। तो लिख सकते हैं यह वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का क्या है, एक व्यापक सूत्र है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इन सबको थोड़ा इधर घुमा लेते हैं और यहीं पर आपका हट जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यह वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा
ऊर्जा का व्यापक सूत्र है। यह क्या व्यापक सूत्र है, क्योंकि इसे हम क्या कर रहे हैं, थीटा कोण घुमा रहे हैं। घुमाने के बाद अनंत से लाए वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र से क्या किया हमने, थीटा कोण पर घुमा दिया, तब ये जो कार्य निकल रहा है यह क्या है, हमारा व्यापक स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। तो आइए इसके स्पेशल कंडीशन देखते हैं। स्पेशल कंडीशन यानी कहेंगे विशेष स्थिति। थोड़ा बहुत इंग्लिश भी जानना जरूरी है। तो विशेष स्थिति में पहला हमारा हो जाएगा कंडीशन, वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होता। यदि क्या हो, लंबवत हो 90 डिग्री पर, तो लिख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो तब थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। थीटा बराबर 90 डिग्री यानी u 90 बराबर हो जाएगा माइनस PE cos 90 डिग्री। cos 90 का मान होता है 0, तो यानी u 90 बराबर हो जाएगा हमारा 0। मतलब यदि वैद्युत द्विध्रुव लंबवत है तो उस पर स्थितिज ऊर्जा का मान 0 होगा। फिर बढ़ते हैं दूसरे कंडीशन की तरफ। तो दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, यदि वैद्युत द्विध्रुव क्या अस्थायी संतुलन स्थिति में हो। यदि वैद्युत द्विध्रुव अस्थायी संतुलन की स्थिति में हो, संतुलन की स्थिति में हो तब अस्थायी संतुलन की स्थिति में हो तब थीटा बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। थीटा बराबर 180 डिग्री, तो यानी u 180 डिग्री बराबर हो जाएगा माइनस PE cos 180 डिग्री, यानी cos 180 का मान हो जाएगा -1 माइनस PE गुणे -1, यानी u 180 डिग्री बराबर हो जाएगा PE हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे, कुछ नोट पॉइंट लिख देते हैं। पहला नोट पॉइंट, वैद्युत द्विध्रुव का स्थायी और अस्थायी संतुलन के बारे में आइए जान लेते हैं। तो यदि क्या हो, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र है हमारा, इसमें क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव को रख देते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इसमें क्या हमने वैद्युत द्विध्रुव को रख दिया है। ये हमारा क्या वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ये हमारा -q और ये हमारा +q। तो इसमें जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव की दिशा होगी क्या, आगे -q से +q। यह क्या है, हमारा अस्थायी संतुलन है। वैद्युत द्विध्रुव लिख सकते हैं, वैद्युत द्विध्रुव की अस्थायी संतुलन की स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की हमारी क्या है, P की दिशा है। वैद्युत द्विध्रुव की अस्थायी संतुलन की स्थिति में P व E एक ही दिशा में होते हैं। P व E क्या होते हैं, एक ही दिशा में होते हैं, एक ही दिशा में होते हैं। P और E क्या है, एक ही दिशा में होंगे तो क्या होगा, यह स्थिति क्या होगी, अस्थायी संतुलन होता है।
और दूसरा पॉइंट है हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र है। इसमें हमने क्या किया, वैद्युत द्विध्रुव को रख दिया -q प्लस, इसमें क्या करेंगे हम उल्टा रखेंगे ना, +q यहाँ हो जाएगा और -q यहाँ हो जाएगा। तो हमारा वैद्युत माइनस से क्या होगा, प्लस की तरफ p की दिशा होगी और ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है। तो ये हमारा क्या है, अस्थायी संतुलन की, वैद्युत द्विध्रुव की अस्थायी संतुलन की स्थिति में p व q आदि क्या आते हैं, एक दूसरे के विपरीत। p की दिशा इधर है, e की दिशा इधर है, तो लिख सकते हैं अस्थायी संतुलन की स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की अस्थायी संतुलन की स्थिति में अस्थायी संतुलन की स्थिति में p व e एक दूसरे के विपरीत होते हैं। e एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ये विपरीत होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब बढ़ते हैं आगे। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक छोटा सा मात्रक होता है। जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या है, ऊर्जा का एक छोटा सा मात्रक है। किसी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने में उसके द्वारा जो अर्जित ऊर्जा होती है वह 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। मतलब इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से क्या कहते हैं, 1 वोल्ट विभवांतर यदि हम देते हैं तो कितना त्वरित होता है, वही जो ऊर्जा होती है वही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ई का मान हो गया 1.6 × 10⁻⁻⁹, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। और 1 वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, 1 वोल्ट आवेश देते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन है उसको क्या कर रहे हैं, 1 वोल्ट आवेश दे रहे हैं, तो वह 1.6 × 10⁻⁹ जूल कार्य करता है। यदि 1 वोल्ट के विभवांतर से क्या कर रहे हैं, उसे त्वरित करा रहे हैं, तो क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देगा। फिर बढ़ते हैं आगे। तरह ऊर्जा के अन्य महत्वपूर्ण मात्रक जैसे किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 1.6 × 10⁻13 जूल के बराबर, या 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के 10⁻9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, यानी 1.6 × 10⁻−10 जूल। ये आपके ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव में मैक्सिमम पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, आपके ऑब्जेक्टिव में समझिए पूछा गया है, तो आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो इन क्वेश्चनों को ध्यान रखिएगा। बस इतना सा आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और आप आसानी से इसके आंसर दे सकते हैं, तो आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं चालक की तरफ। चालक होता क्या है। चालक वे पदार्थ जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह सरलता से होता है क्या कहलाते हैं, चालक होते हैं। या वे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक संख्या में उपस्थित होते हैं उन्हें भी चालक कहते हैं, जैसे लोहा, चांदी, तांबा, पृथ्वी, मानव शरीर, ये सब क्या है, चालक ही तो है। तो आइए लिखते हैं। तो वे पदार्थ, आपका शरीर भी तो चालक है। बिजली को छू को देखिए, पता चल जाएगा चालक है, छूइएगा मत, न कहेंगे आपने कहा तो छूने के लिए। वे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह
का प्रवाह सरलता से विद्युत धारा का प्रवाह सरलता से होता है, प्रवाह सरलता से होता है, सरलता से होता है, चालक कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। मतलब क्या हो, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह क्या हो, आसानी से हो जाए, वह क्या कहलाते हैं, हमारे चालक कहलाते हैं। या दूसरे शब्दों में हम इसे लिख सकते हैं कि वे पदार्थ जिनमें, लिख सकते हैं वे पदार्थ जिनमें, पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक संख्या में होती है, बहुत अधिक संख्या में होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक संख्या में होती है, अधिक संख्या में होती है, चालक कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। तो जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, अधिक संख्या में होती है, चालक कहलाते हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण जैसे लोहा, चांदी, तांबा, पृथ्वी, मानव शरीर आदि, ये सब क्या है, हमारे चालक के उदाहरण है। तो चालक तो आपको समझ में आ गया हो, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो, जब हम विद्युत दें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो सके, जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से हो सके, वो क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। अब हमारा अचालक या वैद्युत रोधी क्या कहलाता है, ये पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता, सीधा उल्टा होता है, अचालक, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नगण्य होती है, अचालक कहलाते हैं। तो लिख सकते हैं वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का, जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, धारा का प्रवाह नहीं होता है, अचालक कहलाते हैं, अचालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अचालक कहलाते हैं। जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, क्या कहलाते हैं, अचालक कहलाते हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। या कह सकते हैं वे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नगण्य होती है, या कह सकते हैं वे पदार्थ, या कह सकते हैं वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नगण्य होती है, नगण्य होती है, अचालक कहलाते हैं, अचालक कहलाते हैं। जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, नगण्य होती है, अचालक कहलाते हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। जैसे प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, चमड़ा हो गया, लकड़ी हो गया, ये सब क्या है, किसके उदाहरण हैं, अचालक के। जैसे लिखेंगे लकड़ी, प्लास्टिक, लकड़ी, प्लास्टिक,
रबड़, चमड़ा आदि, ये सब क्या है? अचालक है। अब आइए बढ़ते हैं आगे। अब है अर्धचालक। वे पदार्थ जिसकी चालकता क्या होती है? चालकों से कम होती है और अचालकों से थोड़ी अधिक होती है। अर्धचालक मतलब थोड़ा बहुत क्या होता है, उसमें करंट फ्लो हो सकता है। तो लिख सकते हैं वे पदार्थ जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन, इसमें क्या होता है? हल्का हल्का करंट फ्लो होता है। तो वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम और अचालकों से अधिक होती है अर्धचालक कहलाते हैं। अर्धचालक कहलाते हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। क्या कहलाते हैं? अर्धचालक कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारा क्या हो जाएगा? जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन, इनका यूज क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण करें, जैसे क्या हो गया? डायोड, ट्रांजिस्टर बनाने में किया जाता है। जर्मेनियम, सिलिकॉन और कार्बन आदि। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो चालक, अचालक, अर्धचालक, इन सब के बारे में जान गए। अब जानेंगे परावैद्युत पदार्थ के बारे में। तो आइए परावैद्युत पदार्थ के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं थोड़ा परावैद्युत पदार्थ के बारे में। तो परावैद्युत पदार्थ होते क्या हैं? वे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। इनमें क्या वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, लेकिन बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर वैद्युत प्रवाह उत्पन्न होता करते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। जैसे मतलब क्या, कोई पदार्थ है, उसमें क्या हो रहा है? वैद्युत धारा प्रवाहित तो होगी नहीं, लेकिन क्या कि इसे हम वैद्युत क्षेत्र में रख दिए। इसे हम क्या कर रहे हैं? वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर वैद्युत प्रभाव, इसमें क्या होगा? वैद्युत प्रभाव मतलब कुछ प्रभाव उत्पन्न करता है। इसे क्या कहते हैं? ऐसे ही पदार्थ को कहते हैं परावैद्युत पदार्थ। तो इनके बारे में डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। एक ध्रुवी होता है और एक अध्रुवी, मतलब दो प्रकार के होते हैं। तो आइए सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं। तो लिखेंगे वे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, प्रवाहित नहीं होती है, लेकिन बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर वैद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करते हैं। वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। परावैद्युत पदार्थ कहलाते
क्या कहलाते हैं? परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं क्या? कागज हो गया, मोम हो गया, जल हो गया, HCl हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया। ये सब क्या है? परावैद्युत पदार्थ होते हैं। जैसे कागज, मोम, H2O, HCl, ये सब क्या है? परावैद्युत पदार्थ हैं। N2, O2 आदि, ये सब क्या है? परावैद्युत पदार्थ हैं। तो परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। हम जानते हैं कि परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। प्रकार के होते हैं। पहला है ध्रुवी परावैद्युत पदार्थ। ध्रुवी परावैद्युत पदार्थ, वैद्युत पदार्थ। और दूसरा है अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ। दूसरा है अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ। अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ। तो ध्रुवी ऐसे परावैद्युत पदार्थ जिनके अणु द्विध्रुव की तरह व्यवहार करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ध्रुवी परावैद्युत पदार्थ। और जिनके अणु क्या होते हैं? द्विध्रुव की तरह व्यवहार नहीं करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। तो अब जानते हैं ध्रुवी परावैद्युत पदार्थ। एक सेकंड। तो अब हम जानेंगे ध्रुवी परावैद्युत पदार्थ के बारे में। तो पहला हमारा ध्रुवी परावैद्युत पदार्थ। ध्रुवी परावैद्युत पदार्थ। तो ध्रुवी परावैद्युत पदार्थ होता क्या है? तो ऐसे परावैद्युत पदार्थ लिख सकते हैं। ऐसे परावैद्युत पदार्थ, ऐसे परावैद्युत पदार्थ, ऐसे परावैद्युत पदार्थ जिनके अणु द्विध्रुव की तरह व्यवहार करते हैं। अणु द्विध्रुव की तरह व्यवहार करते हैं। ध्रुवी परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। ध्रुवी परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। ध्रुवी परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। तो क्या कहलाएंगे? ध्रुवी परावैद्युत पदार्थ कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारा हो गया H2O और HCl। ये क्या होगा? H प्लस बनाएगा और Cl माइनस बनाएगा। ये H प्लस और OH माइनस बनाएगा। तो ये क्या हो गया? ध्रुवी हो गए, मतलब दो ध्रुव बनाते हैं। तो अब जानते हैं दूसरा है हमारा अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ। अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ। तो अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ कौन से होते हैं? अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं? कौन से होते हैं? ऐसे परावैद्युत पदार्थ लिख सकते हैं। ऐसे परावैद्युत पदार्थ जिनके अणु
द्विध्रुव की तरह व्यवहार नहीं करते अणु, द्विध्रुव ध्रुव की तरह व्यवहार नहीं करते, द्विध्रुव की तरह व्यवहार नहीं करते हैं, अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं, अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं, अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारा H2 हो गया, N2 हो गया, O2, ये सब क्या है? अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। यदि आपने वीडियो को यहाँ तक देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि यदि आप बढ़िया नंबर स्कोर करना चाहते हैं तो आपने वीडियो को पूरा जरूर देखा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।